हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है मानव प्रतिरक्षा एवं रोग, ह्यूमन इम्यूनिटी एंड डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह अध्याय 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इम्यूनिटी है यानी जो प्रतिरक्षा जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। प्रतिरक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी से रक्षा करना। किससे रक्षा करना? तो शरीर को संक्रमण, विषैले पदार्थ या सूक्ष्म जीवों से रक्षा करना। तो जो इम्यूनिटी है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है? तो मानव शरीर को संक्रमण, विषैले पदार्थ या सूक्ष्म जीवों से रक्षा करना। और इस तरह के जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी जो है, इस तरह से शरीर की रक्षा करने की जो प्रणाली है, इसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली किसी जीव के शरीर में संपन्न होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का सामूहिक परिणाम है जो रोग कारक जीवों और संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें नष्ट करके उनसे शरीर की रक्षा करती है। यह एक जटिल तंत्र है जो तेजी से रूपांतरण एवं अनुकूलन करने वाले रोग कारकों की पहचान करता है और लाभदायक एवं हानिकारक सूक्ष्म जीवों में विभेद कर पाता है। मानव प्रतिरक्षा तंत्र, ह्यूमन इम्यूनिटी जो सिस्टम है, मानव शरीर अनेक अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक तंत्रों के सम्मान में एक सशक्त प्रतिरक्षा तंत्र भी उपस्थित होता है। मानव प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इसको आप देखिए, एनालिसिस कीजिए। इसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये आपका है लसिका वाहिनियां, ये है आपका लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड्स, ये है प्लीहा, ये है आपका थाइमस ग्लैंड, ये क्या है? ये है अपेंडिक्स यानी परिशेषिका, और ये है लसिका वाहिनियां, और यह आपका बोन मैरो। याद रखिएगा। देखिए, वातावरण में उपस्थित अगर बात करें तो वातावरण में उपस्थित अनेक रोगजनक जीवाणु, विषाणु, परजीवी, कवक आदि मानव शरीर पर बाह्य या आंतरिक रूप से आक्रमण करके उसे हानि पहुंचाते हैं, मनुष्य के हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा वातावरण में उपस्थित विषैले रसायन, विष युक्त जंतुओं का विष, प्रदूषित वायु और जल, ये सभी मानव शरीर में प्रवेश करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ शरीर के अंदर भी विभिन्न क्रियाओं से विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है और इन सभी से शरीर की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रभावी और आवश्यक प्रणाली है। मानव प्रतिरक्षा प्रकार दो प्रकार का होता है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। इन दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस स्तर की प्रतिरक्षी क्षमता को जो सहज प्रतिरक्षा है, इस स्तर की प्रतिरक्षी क्षमता को अंतर्जात या गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा जन्म से ही शरीर में विद्यमान होती है। सहज प्रतिरक्षा बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के बैरियर्स यानी अवरोध उत्पन्न करती है, और ये 4 प्रकार से अवरोध को जो है उत्पन्न करती है। पहला है शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध, दूसरा है कायिकीय अवरोध, तीसरा है कोशिकीय अवरोध और चौथा है साइटोकाइनिन अवरोध। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शारीरिक अवरोध के बारे में अगर बात करें तो यह मानव शरीर की त्वचा रोग कारक जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रमुख शारीरिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। जो मानव शरीर की जो स्किन होता है, ये जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। याद रखिएगा, जैसे कान, नाक, जनन और मूत्र मार्ग में उपस्थित श्लेष्म आवरण भी ये सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करता है, जो रोग कारकों को शरीर में प्रवेश करने से पूर्व ही उन्हें क्या करता है? रोक लेता है, उनमें बैरियर लगाता है। दूसरा है कायिकीय अवरोध। देखिए, श्वेत ग्रंथियां यानी पसीना जो ग्रंथियां हैं, इनसे स्रावित होने वाला जो स्वेद है, पसीना जो है, या आंखों में उपस्थित आंसू, मुख में उपस्थित लार यानी सलाइवा और अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी रोग कारकों को नष्ट कर देता है और इस प्रकार उनकी वृद्धि और विकास को अवरोधित करता है। तीसरा है कोशिकीय अवरोध। कुछ रोग कारक शारीरिक एवं कायिकीय अवरोध से बचकर शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। ऐसे रोग कारकों की पहचान करके उन्हें नष्ट करने के लिए मानव शरीर में अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, जैसे में ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, न्यूट्रोफिल्स,
बेसोफिल, इयोसिनोफिल, एकलक केंद्रकाणु और बृहत भक्षकाणु, ये सभी कोशिकाएं मानव रक्त और ऊतकों में उपस्थित रहती हैं, विद्यमान रहती हैं। चौथा है साइटोकाइन अवरोध। देखिए, यदि कोई कोशिका किसी विषाणु से संक्रमित हो जाती है तो वह स्वतः इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती है। किस नामक प्रोटीन का? इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती है, और यह स्राव कोशिका के चारों ओर एक आवरण का रूप ले लेता है और अन्य कोशिकाओं को संक्रमित होने से यह बचाता है। सहज प्रतिरक्षा की जो कोशिकाएं हैं आप देख सकते हैं, यह है आपका मास्ट कोशिका, यह है प्राकृतिक मारक कोशिका, ये आपका एकलक केंद्रकाणु है, ये आपका बृहद भक्षकाणु है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ये आपका डेंड्राइटिक कोशिका है, ये उदासीन रंजी है, और ये दोनों जो है इसको बोलते हैं इयोसिलोफिल और ये है बेसिफिल। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र की रोगों के प्रति अनुकूलन की क्षमता तथा रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की जो क्षमता होता है, इसी को उपार्जित या अधिग्रहित प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसे अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। सहज प्रतिरक्षा के विपरीत प्रतिरक्षा का यह प्रकार व्यक्ति में जन्म के पश्चात विकसित होता है। उपार्जित प्रतिरक्षा का प्रमुख कार्य संक्रामक रोग से प्रभावित व्यक्ति को उस रोग से मुक्त करना तथा भविष्य में भी उस रोग के प्रभाव से बचाना है। उपार्जित प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से एक उन्नत लसिका प्रतिरक्षा तंत्र सम्मिलित होता है, जो अपने शरीर की कोशिकाओं को पहचान कर कार्य करता है और उन पर क्या करता है? प्रतिक्रियाएं नहीं देती। तो ये क्या करता है? जो उपार्जित प्रतिरक्षा अगर बात करें तो इनमें मुख्य रूप से एक उन्नत क्या होता है? लसिका प्रतिरक्षा तंत्र सम्मिलित होता है, जो अपने शरीर की कोशिकाओं को पहचान कर कार्य करता है तथा उन पर प्रतिक्रियाएं नहीं देता है। और इसके विपरीत यह तंत्र रोगाणुओं तथा प्रतिजनों एंटीजन्स के पृथक पहचान करके उन्हें नष्ट कर देता है। उपार्जित प्रतिरक्षा का एक विशेष गुण यह भी है कि जब एक बार किसी रोगाणु या प्रतिजन की पहचान करके शरीर से उसकी रक्षा की जाती है तो उसकी एक स्मृति ग्रहण कर ली जाती है, मेमोरी जो है ग्रहण कर ली जाती है, और भविष्य के लिए उसी रोगाणु या प्रतिजन के संक्रमण के प्रति शरीर में एक अस्थायी प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है, और पुनः ऐसा होने पर शरीर अधिक प्रभावी एवं तीव्र प्रतिक्रिया देता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक जो अनुक्रिया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानव शरीर पर जब कोई रोगाणु या प्रतिजन पहली बार आक्रमण करता है तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया की निम्न स्तर की होती है। मानव शरीर पर जब कोई रोगाणु या प्रतिजन पहली बार आक्रमण करता है तो क्या होता है? शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून जो सिस्टम है, इसके द्वारा की गई प्रतिक्रिया निम्न स्तर की हो जाती है और इसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। उसी रोगाणु के द्वारा शरीर पर पुनः आक्रमण करने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्मृति के आधार पर अधिक तीव्रता से प्रतिक्रियाएं देता है। इसे द्वितीयक या पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा में मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। ये विशिष्ट प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बी कोशिकाओं तथा टी कोशिकाओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपका बी कोशिका और यह है टी कोशिका। बी कोशिका के अंतर्गत अगर बात करें तो यह कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है। बी कोशिका बाहर के संक्रमण से बाहर के हानिकारक आक्रमणकारियों को नष्ट करता है या इनके आक्रमण से यह रक्षा करता है। और जो टी कोशिका है यह संक्रमित कोशिकाओं को क्या करता है? नष्ट करता है। देखिए, जो बी सेल्स हैं इसके बारे में अगर बात करें, यानी बी कोशिकाएं जो है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिम्फोसाइट प्रकार की, ये जो बी सेल्स हैं ये लिम्फोसाइट उप प्रकार की कोशिकाएं हैं। इन्हीं का ये उप प्रकार है लिम्फोसाइट्स का, बी सेल्स, जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। बी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होने वाली
हिमैटोपोएटिक स्तंभ कोशिकाओं से विकसित होती हैं। तो बी कोशिकाएं, बी सेल्स बोन मैरो में उत्पन्न होने वाली हिमैटोपोएटिक स्तंभ कोशिकाओं से विकसित होती हैं, यानी HSCS से जो है विकसित होती हैं। अपरिपक्व बी कोशिकाएं पूर्ण विकास के लिए बोन मैरो से संक्रमणशील बी कोशिकाओं के रूप में प्लीहा में स्थानांतरित हो जाती हैं और यहां पर ये दो संक्रमण अवस्थाओं T1 T2 से गुजरती हैं और अंततः पूर्ण विकसित बी कोशिकाओं में ये परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद बी कोशिकाओं का जो सक्रिय होना है, यानी एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह से बी कोशिकाओं या जो बी सेल्स है ये किस तरह से एक्टिवेट होते हैं। देखिए, पूर्ण विकसित बी कोशिकाएं द्वितीयक लसिका अंगों से जो सेकेंडरी लिम्फोइड जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें ये सक्रिय होती हैं। तो द्वितीयक लसिका अंगों में ये सक्रिय होती हैं, जैसे प्लीहा और लसिका पर्व, इन अंगों में बी कोशिकाएं किसी प्रतिजन के साथ जुड़कर सक्रिय हो जाती हैं। अधिकांश जो बी सेल्स हैं इनकी सक्रियता टी कोशिकाओं के द्वारा प्रेरित होती है और वे प्रतिजन जो टी कोशिकाओं के सहायता से बी कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं टी कोशिका पर निर्भर प्रतिजन कहलाते हैं। डी सेल्स डिपेंडेंट एंटीजन्स कहलाते हैं और ये प्रतिजन जो बिना टी कोशिकाओं के सहायता के बी कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं टी कोशिका से स्वतंत्र प्रतिजन कहलाते हैं। देखिए, स्मृति बी कोशिका का सक्रिय होना, स्मृति बी कोशिका का सक्रिय होना, इसके बारे में अगर बात करें तो मूल बी कोशिकाओं के द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर स्मृति बी कोशिकाएं लक्षित एंटीजन की खोज करके उनसे जुड़कर सक्रिय हो जाती है। शरीर में कोई इन्फेक्शन होने पर उपार्जित प्रतिरक्षा की अनुक्रिया बी कोशिकाओं के द्वारा निर्धारित होती है और ये कोशिकाएं भारी मात्रा में प्रतिरक्षी प्रोटीन का उत्पादन करती हैं जो किसी विशेष एंटीजन को नष्ट करने के लिए लक्षित होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स के द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षी प्रोटीन प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। तो बी कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न जो एंटीजन है यानी प्रतिरक्षी तंत्र प्रोटीन प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक्स जो है ये इसी के अंतर्गत आते हैं। शरीर में उपस्थित रोगाणु के एंटीजन की स्पष्ट पहचान करने के बाद, इनको पहचान कर लेने के बाद स्पष्ट रूप से बी कोशिकाएं अनेक प्लाज्मा कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और ये प्लाज्मा कोशिकाएं बड़ी संख्या में प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज का स्राव करती हैं जो रक्त में परिसंचरण कर रहे रोगाणुओं के एंटीजन से संघर्ष करते हैं। इसके बाद है टी सेल यानी टी कोशिकाएं। टी कोशिकाओं को टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं अस्थि मज्जा में स्तंभ कोशिकाओं से निर्मित होती हैं तथा वक्ष में स्थित थाइमस ग्रंथि में ये विकसित होती हैं। टी कोशिकाओं के जो कार्य हैं इसके बारे में अगर बात करें तो ये बी कोशिकाओं को सक्रिय होने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही उनके प्लाज्मा कोशिकाओं में विभाजन में भी सहायता करती हैं। प्रोटीन उत्पादन के लिए बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। बाह्य पदार्थों से लड़ने के लिए कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं और ये संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखिए, यह कार्य एक विशेष प्रकार की टी कोशिकाएं करती है जिन्हें किलर टी कोशिकाएं कहा जाता है। किलर टी कोशिकाएं, टी सेल्स। इसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में अगर बात करें तो इसके दो प्रकार हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और इन दोनों के सम्मिलित दो रूप हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और कृत्रिम प्रतिरक्षा। सबसे पहले सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत शरीर पूर्व में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को याद रखता है। जो शरीर है उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत अगर बात करें तो शरीर पहले आक्रमण करने वाले जो पहले हो चुका आक्रमण है रोग जनकों को, मतलब इन आक्रमणों को, रोग जनकों के आक्रमणों को ये याद रखता है और यह शरीर की सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली का ये परिणाम होता है। देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर शरीर पहले से रोगग्रस्त है, हो चुका है, तो जो मतलब कि प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसको याद रखता है और शरीर की सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली का ये परिणाम है जो याद रखता है।
सक्रिय प्रतिरक्षा तब होती है जब हम किसी रोगजनक या उसके प्रतिजन के संपर्क में होते हैं, एंटीजन के संपर्क में होते हैं। एंटीजन या जो प्रतिजन है या जो एंटीजन है, यह प्रतिरक्षी उत्पाद का संक्षिप्त रूप है। मानव शरीर रोगाणुओं को नष्ट करके या करने के लिए रोगाणुओं पर प्रतिरक्षियों का उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है। और जब शरीर ऐसा सबसे पहली बार करता है, शरीर जब ऐसा पहली बार करता है तो उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहा जाता है। प्राकृतिक सक्रिय जो प्रतिरक्षा, इसके बारे में अगर बात करें तो प्राथमिक अनुक्रिया के पश्चात शरीर उस विशिष्ट रोगाणु से संघर्ष करने वाले प्रतिरक्षियों में से कुछ को भविष्य के लिए भी रख लेता है, फ्यूचर के लिए भी रख लेता है, ताकि वह रोगाणु पुनः शरीर पर आक्रमण करे तो उन्हीं प्रतिरक्षियों के माध्यम से उसे रोका जा सके, उन पर नियंत्रण पाया जा सके। यह शारीरिक प्रक्रिया प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। दूसरा है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो सक्रिय प्रतिरक्षा की प्रक्रिया शरीर में स्वतः संपन्न नहीं होती, बल्कि कृत्रिम रूप से उत्पन्न होती है या की जाती है। और इस प्रक्रिया में इंजेक्शन या टीके के माध्यम से रोगाणु को शरीर के भीतर प्रवेश कराया जाता है। तो आपने वैक्सीन का नाम सुना होगा, जैसे किसी मतलब कि टीका लगाया जाता है टेटनस का, हेपेटाइटिस बी का, इस तरह से, ठीक है, ताकि पहले से ही, यानी रोग उत्पन्न होने से पहले ही इसके माध्यम से, इन वैक्सीन के माध्यम से, टीके के माध्यम से रोगाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता विकसित कर ले। और यह प्रक्रिया टीकाकरण, वैक्सीनेशन या प्रतीक्षाकरण कहलाती है। तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कहलाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी, यानी पैसिव इम्यूनिटी जो है, यानी निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा है, ये क्या है? इस प्रतिरक्षा के अंतर्गत पहले से निर्मित प्रतिरक्षा क्षमता युक्त सीरम को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। प्रतिरक्षा क्षमता युक्त सीरम को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। सीरम में उपस्थित प्रतिरक्षियों के कारण व्यक्ति का शरीर प्रतिरक्षा क्षमता से पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी व्यक्ति के शरीर को तब भी किसी विशिष्ट रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं जब व्यक्ति के शरीर को उस रोग का पूर्व अनुभव न रहा हो। एक और जहां सक्रिय प्रतिरक्षा आजीवन किसी रोग से शरीर की रक्षा कर सकती है, वहीं दूसरी ओर निष्क्रिय प्रतिरक्षा बहुत कम समय के लिए शरीर को प्रतिरक्षित करती है। सक्रिय प्रतिरक्षा के समान निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा तथा कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसके बाद मानव प्रतिरक्षा तंत्र के जो अंग हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है लसिकाभ अंग, लिम्फोइड ऑर्गन्स। लसिकाभ अंग उन अंगों को कहा जाता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स उन अंगों को कहा जाता है, उन ऑर्गन्स को कहा जाता है मतलब कि जहां लसिकाणुओं का परिपक्व और मतलब कि प्रचुरध्वन होता है, यानी प्रोलिफरेशन होता है। तो मैच्यूरेशन यानी परिपक्व, ठीक है, तो मैच्यूरेशन और प्रोलिफरेशन होता है। लसिकाभ, जो लसिकाभ अंग है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक लसिकाभ अंग, दूसरा है द्वितीयक लसिकाभ अंग। और सबसे पहले लसिकाभ जो तंत्र है, लसिका तंत्र, लिम्फेटिक जो सिस्टम है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो लसिकाभ, प्राथमिक लसिकाभ अंग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो और द्वितीयक लसिकाभ अंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो लसिका तंत्र है जो इससे संबंधित है, ये है टॉन्सिल्स, ठीक है, जो जीभ के मतलब कि जो हमारा खाने का जो मार्ग होता है, जो जीभ के अंतिम छोर पर होता है, ये है आपका क्या है? औजत्रुकी सिरा, औजत्रुकी। ये है लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मैरो। ये आपका प्लीहा, ये क्या है? ये वक्षीय वाहिका है। ये थाइमस ग्रंथि है। ये ग्रीवा लसिका है। इसके बाद ये अपेंडिक्स है। और ये आपका वंक्षण लसिका पर्व है, याद रखिएगा। ये क्या है? यहां पे जो होता है इसको बोलते हैं जानुपृष्ठीय लसिका पर्व, ठीक है। देखिए, जो प्राथमिक लसिकाभ अंग है, इन अंगों में टी लसिकाणु और बी लसिकाणु परिपक्व होते हैं, ठीक है, और एंटीजन विशिष्ट ग्राही का कार्य करते हैं। देखिए,
पंछियों के शरीर में उपस्थित थाइमस और फैब्रेसियस का वर्षा, जो फैब्रेसियस है इसका वर्षा प्राथमिक लसिकाम अंग होते हैं, और स्तनधारियों की अस्थि मज्जा पंछियों के फैब्रिकियस का वर्षा के समान माना जाती है, समान माना जाती है, याद रखिए, या माना जाता है। दूसरा है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अस्थि मज्जा मुख्यतः लसिकाभ अंग है जहां लसिकाणु सहित सभी रक्त कोशिकाएं निर्मित होती हैं। अस्थि मज्जा बी लसिकाणु के परिपक्व होने का स्थान है, प्लेस है, और यह शरीर की लंबी अस्थियों में पाई जाती है, लंबी हड्डियों में पाई जाती है। अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। इसके बाद थाइमस के बारे में अगर बात करें तो देखिए, थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं और टी लसिकाणु इसी ग्रंथि में पूर्ण विकसित एवं परिपक्व होते हैं। इसके बाद द्वितीयक लसिकाभ जो अंग है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द्वितीयक लसिकाभ जो अंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, द्वितीयक लसिकाभ अंगों को परिधीय लसिकाभ अंग कहते हैं, यानी जो द्वितीयक लसिकाभ अंग है इसको परिधीय लसिकाभ अंग भी कहा जाता है, और परिपक्वता के बाद बी लसिकाणु तथा टी लसिकाणु रक्त संवहनी तंत्र और लसिका तंत्र के माध्यम से द्वितीयक लसिकाभ अंगों में स्थानांतरित होते हैं, और इन अंगों पर या इन अंगों में बी तथा टी लसिकाणुओं का क्या होता है, प्रचुरोधवन और विभेदन होता है। लसिकाणु इन अंगों में रहकर रोगाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। लसिका ग्रंथियां, प्लीहा, टॉन्सिल, छोटी आंत के जो है पेयर पैच, लसिकाभ ऊतक आदि ये सभी द्वितीयक लसिकाभ अंग हैं। प्लीहा के बारे में अगर बात करें तो यह सेम के आकार का एक अंग है जिसमें लसिकाणु और भक्षकाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और यह रोग जनकों को फंसाकर क्या करते हैं, रक्त को छाना करता है, प्यूरिफायर करता है, और मृत आरबीसी प्लीहा में जाकर रक्त से पृथक हो जाती है, इसीलिए आरबीसीज का इसे कब्रिस्तान कहते हैं। तो आरबीसीज का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है लसिका ग्रंथियां। लसिका ग्रंथियां, इसके बारे में अगर बात करें तो ये छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में लसिका तंत्र के रूप में विस्तृत होती हैं। इनका कार्य लसिका और उत्तक द्रव में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों या प्रतिजनों को फंसाकर उनको नष्ट करवाना है। इसके बाद है सलेश में संवर्ध लसिकाभ उत्तक। यह श्वसन मार्ग, पाचन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग जैसे शरीर के मुख्य मार्ग के अस्तर में स्थित होते हैं, और यह मानव शरीर में लगभग 50% लसिकाभ ऊतकों का गठन करता है। टॉन्सिल्स क्या है, ये बड़े और अनावृत लसिकाभ ऊतक के पिंड हैं जो जीभ के नीचे ग्रसनी की भित्ति में स्थित होते हैं। जो पेयर पैच है ये क्या है, ये छोटी आंत की मतलब कि ग्रहण यानी एलियम जिसे कहते हैं, इसमें पाए जाने वाली लसिकाभ ऊतक के पिंड होते हैं जिनमें टी लसिकाणु पाए जाते हैं। इसके बाद है एंटीबॉडी जो है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, ये प्रतिरक्षी गोलाकार प्रोटीन है जो प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करके उनको नष्ट करने का कार्य करती है। इनको याद रखिएगा क्या कहा जाता है, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। रक्त में 3 प्रकार के ग्लोबुलिन पाए जाते हैं जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन है जिनसे रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन का 20% भाग निर्मित होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट है प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की जो संरचना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे। सबसे सरल प्रतिरक्षी की जो संरचना है वो वाई आकार की होती है। जो सबसे सरल प्रतिरक्षी संरचना है वो वाई के आकार की होती है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल है, जिसमें 2 भारी श्रृंखला और 2 हल्की श्रृंखला कहलाती है। प्रत्येक श्रृंखला एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है, और हल्की श्रृंखला में लगभग 220 अमीनो अम्ल होते हैं जिनका आणविक भार लगभग 25,000 डाल्टन होता है। साथ ही भारी श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल होते हैं जिनके प्रतिरक्षी आणविक भार 50,000 से 70,000 डाल्टन होता है।
हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला पुनः अस्थिर क्षेत्रों एवं स्थिर क्षेत्रों में विभाजित होती है। तो प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी जो है आप देख सकते हैं इसका जो संरचना है, देखिए इसको और इसको प्रतिजन बंधन क्षेत्र कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और इसको बोलते हैं हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ठीक है, ये है आपका प्रतिजन ऊपर से, और ये है आपका भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ये क्या है? एंटीबॉडी। देखिए दोनों श्रृंखलाओं में NH2 सिरे की ओर अस्थिर क्षेत्र तथा -COOH सिरे की ओर स्थिर क्षेत्र होता है। हल्के श्रृंखला में एक अस्थिर और एक स्थिर क्षेत्र होता है। इस अस्थिर क्षेत्र को VL भी कहा जाता है, जबकि स्थिर क्षेत्र को CL कहा जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है हाइपर वेरिएबल क्षेत्र या अति विभिन्नता क्षेत्र। हाइपर वेरिएबल क्षेत्र या अति विभिन्नता क्षेत्र ये क्या है? हल्की और भारी श्रृंखला दोनों के अस्थिर क्षेत्र में अमीनो टर्मिनल पर अस्थिर क्षेत्र होते हैं, यानी -NH2 सिरे पर अस्थिर क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रतिजन जुड़ते हैं, और इनको प्रतिजन बंधन स्थल या पैराटोप कहा जाता है। प्रतिजन बंधन स्थल पाए जाने के कारण अस्थिर क्षेत्र को जो है याद रखिएगा फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए प्रतिरक्षी की विशिष्टता इन अत्यंत अस्थिर क्षेत्र के कारण होती है, यानी प्रतिरक्षी प्रतिजन विशिष्ट होते हैं। यदि कोई प्रतिरक्षी किसी जीवाणु जैसे कि अगर याद रखिएगा तो किसी जीवाणु जैसे कि साल्मोनेला टाइफी के विरुद्ध बनी है तो ये अन्य जीवाणु को नष्ट नहीं कर सकती है। याद रखिएगा। इसके बाद है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो प्रतिरक्षी का अस्थिर क्षेत्र प्रतिजन से जुड़ता है, जबकि स्थिर क्षेत्र किसी कोशिका पर कोशिकाग्राही से जुड़ता है। देखिए प्रतिरक्षी के जो प्रकार हैं इसके बारे में अगर बात करें तो प्रतिरक्षी अपनी भारी श्रृंखला में उपस्थित इम्यूनोग्लोबुलिन के आधार पर 5 प्रकार की होती है। आप देख सकते हैं इसका जो 5 प्रकार है IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ठीक है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG का मतलब यह मनुष्य के सीरम में कुल इम्यूनोग्लोबिन का 75% भाग तक होती है। देखिए जो इम्यूनोग्लोबिन G है इसके प्रत्येक अणु में 2-2 हल्की और भारी श्रृंखलाएं होती हैं, और इन श्रृंखलाओं में एंटीजेनिक अंतरों के आधार पर इम्यूनोग्लोबुलिक अगर बात करें जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो G है, ठीक है, इसके 4 उपवर्ग होते हैं जिन्हें IgG, IgG2, IgG3, IgG4 कहते हैं। देखिए जो IgG है ये लंबी अवधि तक स्मृति बी लसिकाणु की सहायता से रोग के प्रति प्रतिरोध को बनाए रखती है। ठीक है, और IgG के जो कार्य है, क्या कार्य है? तो पूरक तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र का भी ये एक भाग है जो प्रतिरक्षियों तथा भक्षकाणुओं की क्षमता में वृद्धि करता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन A। इसको स्रावी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन A को स्रावी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के स्राव में क्या होता है? यह विभिन्न प्रकार के स्राव में पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें तो याद रखिएगा 2 इम्यूनोग्लोबुलिन इकाइयां परस्पर में जे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा जुड़ी रहती है, जे चैन के द्वारा जुड़ी रहती है। यह इम्यूनोग्लोबुलिन शरीर में होने वाले विभिन्न स्रावों जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, लार, आंसू, श्वसन, आंतों और जननांग पथ में होने वाले स्राव में पाई जाती है। मल के साथ IgA का निष्कासन जो है मतलब कि कहलाता है। इसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन M। इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है यह प्राथमिक अनुक्रिया की सबसे बड़ी और प्रमुख प्रतिरक्षी है, और बी लिम्फोसाइट्स के उत्प्रेरित होने पर इसका निर्माण सबसे पहले होता है। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन M अणु एक पेटामर होता है। क्या होता है? पेटामर, जिसमें 5 यूनिट SS बंध के द्वारा हिंज स्थानों पर J श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। J श्रृंखला से अम्लीय
मतलब जे श्रृंखला से अम्लीय होती है। आईजीएम के जो कार्य हैं, यह संक्रमण स्थल पर पहुंचने वाली प्रथम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। जो आई है, ये जो प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, इसको प्रारंभ करता है, और जब तक प्रतिजन अपने समक्ष प्रतिरक्षी से जुड़ता है तो यह प्रक्रिया संयोजन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में आईजीएम सबसे अधिक सक्रिय होती है। आईजीएम में 10 प्रतिजन बंधक स्थल होते हैं, और यह बी लसिकाणु की तरह जो है बी लसिकाणु की सतह पर प्रतिजन बाध्यकारी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। यह एकल पाए जाने वाली प्रतिरक्षी है। ये बी लसिकाणु की सतह पर प्रतिजन ग्राही के रूप में कार्य करती है, और यह रक्त सीरम में अल्प मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। यह प्रतिरक्षी अति संवेदनशीलता या एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती है, और यह विशेष रूप से हेलमिनथीज वर्ग के कीटों के विरुद्ध बचाव का कार्य करती है। किस वर्ग के कीटों के विरुद्ध? तो हेलमिनथीज वर्ग के कीटों के विरुद्ध बचाव का कार्य करती है, और प्रतिरक्षी यह मुख्यतः श्लेष्मा, झिल्ली, त्वचा और फेफड़ों में उपस्थित होती है। इसके बाद देखिए एलर्जी है। यहां से नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।